नमस्कार। आज हमारे साथ हैं नाइला कादरी बलूच जी, जो कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल की प्राइम मिनिस्टर हैं। जी हाँ, बलूचिस्तान की एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बन चुकी है। बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट था वो एक कदम आगे चला गया और इस गवर्नमेंट इन एग्जाइल को 3 कंट्रीज ने अपनी मान्यता दे दी और अब ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, पूरी वर्ल्ड के सामने जा रहे हैं अपने फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर के। और वहां पर जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। पहले तो सबसे पहले नाइला मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मैम, मैम, ये इस गवर्नमेंट के बारे में कुछ बताइए कि क्या गवर्नमेंट बनी, कैसे बनी और अभी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है। शुक्रिया रोहित शर्मा जी। सबसे पहले तो आपकी चैनल का शुक्रिया और आपके इंटरेस्ट का बलूचिस्तान के साथ आपका इंटरेस्ट काफ़ी ज़माने से है, चल रहा है। ये जो गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल है या जो आज़ाद बलूचिस्तान की हुकूमत है, ये तब से इसकी कोशिश शुरू हुई जब पाकिस्तान ने 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान आर्मी ने। और जो आज़ाद बलूचिस्तान का मुल्क था, कंट्री ऑफ बलूचिस्तान था, उसको ऑक्यूपाई किया। तो जो हमारे किंग थे उस वक्त के, जिनको अरेस्ट किया पाकिस्तान ने, और उनके जो छोटे भाई थे वो मकरान के गवर्नर थे, आगा करीम आगा अब्दुल करीम अहमद जई बलोच। तो उन्होंने बगावत कर दी पाकिस्तान के खिलाफ, और वो उस वक्त पहाड़ों में चले गए। फिर वहां से अपने जो साथी थे उनके साथ वो अफगानिस्तान गए, और फिर उन्होंने एक डेलीगेशन, सोवियत यूनियन उस वक्त का था, मॉस्को भेजा कि बलूचिस्तान पर हमला हुआ है, कब्जा हुआ है, और बलूच इसके खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। तो हमारी जो एक ज़रूरत है वो गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल है, आज़ाद बलूचिस्तान की हुकूमत हम बनाना चाह रहे हैं और हमें सपोर्ट चाहिए। तो उस वक्त तकरीबन कई महीनों तक, 6 महीने तक तकरीबन ये सिलसिला चला नेगोशिएशंस का। एट द एंड ये हुआ कि जो हमारी ये डिमांड थी बलूचों की, या जो रिक्वेस्ट थी, वो सोवियत यूनियन ने एक्सेप्ट नहीं की। और हमारी जो पहली कोशिश थी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाने की, वो कामयाब नहीं हो सकी 1948 में। 1948 से लेकर 2016 तक कुछ कोशिशें बीच में और भी हुई, लेकिन वो भी काम एक्सेप्ट नहीं हो सका। और 2016 में साथियों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि मैं इंडिया जाकर इंडिया से सपोर्ट की अपील करूं एग्जाइल गवर्नमेंट के लिए। और उस पर भी हमें कोई पॉजिटिव जवाब इंडिया से नहीं मिला। तो फिर हमने ये एनालिसिस जो साथियों ने बैठकर की, वो ये थी कि बलूचिस्तान अगर एक मुल्क के उसमें होता, कब्जे में होता, यानी सिर्फ पाकिस्तान हमारा कॉलोनाइजर होता, ईरान हमारा कॉलोनाइजर ना होता, और हमारा एक नॉर्दर्न एक हिस्सा जो है, जो अफगानिस्तान के 3 सूबे बनाता है, वो अफगानिस्तान में ना होता, तो शायद हमारा मसला थोड़ा आसान होता। लेकिन आपने देखा जैसे कुर्दों का मसला है, हमारे भाई हैं कुर्द, कि हम ये जो 3 मुल्कों में हम बटे हुए हैं, तो ये तीनों मुल्कों के अपने अपने अलाइज ग्रुप्स हैं या कैंप्स हैं दुनिया में। जो पाकिस्तान के अलाई कैंप हैं, वो पाकिस्तान के कहने पे बलूचिस्तान की एग्जाइल गवर्नमेंट या बलूचिस्तान की जो आज़ादी की वो है, स्ट्रगल है, उसको सपोर्ट नहीं करते। इसी तरह
जो ईरान का अलाई कैंप है दुनिया में, और मुख्तलिफ ऐसी हुकूमतें आती रही हैं अफगानिस्तान में भी जो बलूचों के से ज़्यादा हमदर्दी नहीं रखती थी। तो ये जो एक कॉम्प्लिकेशन है, इसकी वजह से जो भी मुल्क हमारे साथ स्टैंड लेने की कोशिश करेगा, उसको ये 3 और जो है वो कैंप्स से या इनसे जो रेजिस्टेंस आएगी, उसके लिए जो है सिचुएशन पे लोग तैयार नहीं हो सकते। यानी एक तो ये था कि चूंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी चाबहार में, ईरान में, और इंडिया ईरान को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए भी उन्होंने हमारी गवर्नमेंट की हिमायत नहीं की। शायद एक रीजन ये भी हो सकती है कि अगर सिर्फ पाकिस्तान से हमारा मसला होता तो इंडिया शायद ज्यादा खुल के, जिस तरह बांग्लादेश का मसला सिर्फ पाकिस्तान के साथ था, तो उसमें भारत का जो स्टैंड था वो बड़ा क्लियर था। हमारे लिए इतना क्लियर नहीं है, उसकी वजह भी ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है हमारी। तो हम ब्लेम नहीं करते जो स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स जो होती हैं वो हार्टलेस होती हैं, उनके अपने अपना दिल नहीं होता या इमोशंस नहीं होते, वो अपने इंटरेस्ट पे काम करते हैं, तो इसमें किसी से कोई गिला नहीं है। तो इसलिए फिर जो काम था एग्जाइल गवर्नमेंट का, वो फिर सीक्रेटली किया गया। यानी जो साथी हैं जो दुनिया भर में बलूच रहते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं, यानी 50 साल तो मुझे हो गए हैं बलूच मूवमेंट में। अपने स्कूल एज से, अपने बचपन से मैं इस मूवमेंट में हूँ। ऐसे लोग जो मेरे पैदा होने से भी पहले से बलूच मूवमेंट के लिए और बलूच आज़ादी के लिए स्ट्रगल करते हैं, और अभी जिनमें से एक केडर जिंदा है, वो उनसे लेकर और जो यूथ है वहां तक ये कई जनरेशन इस वक्त जुड़ के काम कर रही हैं। उसमें फिर ये स्ट्रैटेजी ये बनाई गई कि हम जिन ममालिक में अब जाए, स्पेशली हमारा रुख वेस्ट की तरफ हुआ, तो वो उनकी जो हमारे साथ जो डिप्लोमेसी है, जो सिफारती ताल्लुकात हैं, हम उनको ओपन ना करें, क्योंकि इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो कई तरफ से हमलों का शिकार है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमारे जो कॉलोनाइजर हैं, जो जिनका कब्जा है बलूचिस्तान पर, सिर्फ वो हमारे खिलाफ हैं। उन्होंने बहुत सारे बलूच जो पर्सनालिटीज हैं या जो बलूच चेहरे हैं उनको भी हायर किया हुआ है। जैसे कि इनकी पार्लियामेंट्स में जो बलूच बैठे हैं, इनके जो डेथ स्क्वाड्स हैं उसमें भी बलूच हैं, जिनसे ये बलूचों ही को मरवाने का काम करते हैं। इसी तरह इनके पास ऐसे भी बलूच फेस मौजूद हैं जो एग्जाइल गवर्नमेंट की मुखालिफत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पहले भी किए गए मुख्तलिफ उससे तरीकों से। तो फिर ये कि इस सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हमने अपनी जो ये स्ट्रक्चर है, ये एक तरह से बलोच कौम का एक नेशनल एसेट है। इस एसेट को, जिसको हम 72 ईयर्स से बनाने की कोशिश कर रहे थे और नहीं बन पाया था, अब साथियों की बलोच जो क्रांतिकारी हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी मेहनत से एक चीज बनी है। लेकिन जिस तरह एक पौधा होता है, जब तक वो उसे नर्सरी में रखते हैं, तब जब तक कि वो इस काबिल ना हो कि उसकी रूट्स इतनी गहरी हों कि वो मौसमों का मुकाबला कर सके, तो इस तरह से फिर जो हमारी नई स्ट्रैटेजी 2016 के बाद बनी एग्जाइल गवर्नमेंट के लिए, वो यही बनी कि हमारा जो काम है वो तब तक हमारे स्ट्रक्चर तक या हमारे सिस्टम तक को तब तक हम एक नर्सरी में रखें, और उसमें जो है हमें कामयाबी मिली, और जो है काम गवर्नमेंट जो है अब काम कर रही है, और मुख्तलिफ जो दुनिया की गवर्नमेंट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स पे यकीन रखती हैं, जो फ्रीडम ऑफ नेशंस पे यकीन रखती हैं, तो उनसे हमारी डिप्लोमेसी के काम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ पहले हमारा जो प्लान था या जो हमारा रोड मैप था, वो ये था कि सारे बलूच ऑन बोर्ड एक दफा आए,
किसी एक जगह जो वीजा फ्रेंडली कंट्री हो, उसमें सारे बलोच ग्रुप्स, पार्टीज, ड्यूरेंट लाइन से इस तरफ उस तरफ, गोल्डस्मिथ लाइन से इस तरफ उस तरफ, सारे बलोच, यूनाइटेड बलूचिस्तान या ग्रेटर बलूचिस्तान जो हमारा है, उसके सारे नुमाइंदे आकर बैठे और एक गवर्नमेंट बनाए। लेकिन जिस तरह की मैंने बताया, जो जो सिचुएशन है बलूच के लिए इंटरनेशनली बहुत प्रॉब्लम है, और हमें जुड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो नहीं छोड़ते कि बलोच जुड़ सके। तो इसकी वजह से अब हमने जो अप्रोच इस दफा रखी है वो ये कि हम अपना स्ट्रक्चर बना के अपना काम शुरू करें उन लोगों के साथ जो सीजन्ड है, एक्सपीरियंस्ड हैं, जनरेशन से एक काम किए चले आ रहे हैं, बलोच आजादी का हिस्सा है जोध का। तो ये काम शुरू करें एक स्मॉल लेवल पे, और उसके बाद जो बलोच ग्रुप्स और पार्टीज हैं, जो बलोच एक्टिविस्ट्स हैं, उनको हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें इन्वॉल्व करते जाएं और वो इसका हिस्सा बनते जाएं, जिस तरह से उनकी विल हो और जिस तरह से उनको अपॉर्चुनिटीज हो काम की, जहां जहां भी, तो वो इसका हिस्सा बनते जाएं। और इसका जो सेटअप है या जो इसके मिनिस्टर्स हैं, वो किसी पार्टी से नहीं है। अगर मैं हूं या जो और साथी काम कर रहे हैं हम किसी पॉलिटिकल पार्टी बैकग्राउंड से उसमें नहीं है, बल्कि एवरीबडी इज देयर ऑन देयर पर्सनल मेंबरशिप। जैसे कि आपने तिब्बत का देखा सेटअप है, उसमें भी कोई पार्टी या ग्रुप्स का सिस्टम नहीं है, बल्कि मेंबर्स हैं। और जितने भी बलोच हैं जिसकी माँ बाप दोनों बलोच हों या एक पेरेंट, किसी की अगर सिर्फ माँ बलोच है या सिर्फ बाप बलोच है, दे ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द मेंबरशिप, जिसको आप सिटीजनशिप कह सकते हैं फॉर टुडे। और जो इसका पासपोर्ट है, इसके साथ साथ एक दूसरा जो इसका पासपोर्ट या एक दूसरा काइंड ऑफ मेंबरशिप है, जो अफेक्शनेडो या जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं पूरी दुनिया में, जो बलोच सोवरेनिटी को, बलोच इंडिपेंडेंस को की रेस्टोरेशन को, क्योंकि हम कोई नई चीज तो नहीं मांग रहे, हम तो एक आजाद मुल्क थे, हम उसकी रेस्टोरेशन कर रहे हैं, हम उसकी रीगेन हम चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं अपनी आजादी। तो जो भी लोग इसकी सपोर्ट करते हैं, वो उनको भी एक मेंबरशिप दी जाएगी, और जिसके भी फॉर्म्स ओपन हो रहे हैं कि जो इसके सपोर्टर्स होंगे। तो जैसा कि आपने देखा, आजाद हिंद जो हुकूमत थी सुभाष चंद्र बोस जी की, नेताजी की, वो एक तरह से बुनियादी जिसने शुरू से हमारी जनरेशन्स की रहनुमाई की है, या हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। बहुत से लोग जो बाद में हिंदुस्तान में पावर में आए, और जब बलोच ने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने हमारी मदद नहीं की, हमें उनसे गिला नहीं है। लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस आजाद इंडिपेंडेंट भारत के हेड ऑफ स्टेट होते, तो ये पूरे खित्ते की सिचुएशन कोई और होती। वो जो नेताजी वहां तक नहीं पहुंच सके, लेकिन नेताजी ने हिंदुस्तान को वहां तक पहुंचाया, और उनके साथियों की जो कुर्बानियां थी, चंद्रशेखर आजाद की और भगत सिंह की। इसी तरह अब दुनिया में बहुत सारी एग्जाइल गवर्नमेंट्स बनी, और उनकी कामयाबी है। फ्रांस की गवर्नमेंट है, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद कई गवर्नमेंट्स बनी एग्जाइल में, उन्होंने अपने मुल्क लिए। और अलजायर की मिसाल है, और इस वक्त जो तिब्बत की गवर्नमेंट है उसकी मिसाल, बांग्लादेश की एग्जाइल गवर्नमेंट जो थी, वो एक सक्सेस स्टोरी है। तो सक्सेस स्टोरीज है हमारे सामने, और इस पे हम देखते हैं कि काम किस तरह से आगे चलता है। बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा बोझ है, और बहुत बड़ा काम है, और इसके लिए उतनी ही बड़ी सपोर्ट सिस्टम की, उतने ही बड़े लेवल पर साथियों की जरूरत है साथ में। थैंक यू मैम। 3 कंट्रीज ने आपको रिकॉग्निशन दे दी है, क्या आप उन कंट्रीज का नाम बताना चाहेंगी? और नहीं बताना चाहेंगी तो ये बता सकती हैं कि उनकी तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है और क्या हेल्प मिल रही है? जी, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि इट्स टू अर्ली, लेकिन जाहिर है कि बातें सामने तो आएंगी, देखना एक दिन।
लेकिन ये कि जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है इस वक्त, वो एक जिसको आप सेक्रेटेरिएट कह सकते हैं, एक स्मॉल सेक्रेटेरिएट और मॉरल सपोर्ट तक है। मैम, यूएन में आप क्या करने जा रहे हैं अब, और आपका आगे की प्लानिंग क्या है? क्या आपके प्रोटेस्ट चलेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड, या आप नेगोशिएशन में आना चाह रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, या किस तरीके से आप अपने स्ट्रगल को आगे ले जाएंगे, और यूएन में खासतौर से आपका क्या रोल रहेगा? हमारा जो विजन है इसमें, वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस को अभी हमारी एक अभी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो सेशन चल रहा है उसके साइड इवेंट में, और अभी उसमें बलोच जो नेता बैठे थे उन सबके सामने, और दूसरे जो कश्मीरी नेता थे और दूसरे नेशन से भी लोग थे, वहाँ मैंने यही बात अभी भी रखी है कि यूनाइटेड नेशंस को इंटरवेंशन करना चाहिए बलूचिस्तान में इमीडिएटली, और बलूचिस्तान में इस वक्त जेनोसाइड हो रहा है, उस जेनोसाइड को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस को अपना रोल प्ले करना चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस जो है उसके साथ साथ जो और ऐसी बॉडीज हैं मुल्कों की, उन सब के साथ, यानी जो डिप्लोमेसी है उसका काम करने ही के लिए ये इंस्टीट्यूशन बना है। बलूचिस्तान का जो मसला है उसे रखने के लिए हुआ है। आपने पाकिस्तान के साथ बात की, पाकिस्तान के साथ निगोशिएशंस नहीं हो सकती इस वक्त। पाकिस्तान के साथ निगोशिएशंस का जो एजेंडा है वो बड़ा सिंपल है, क्विट बलूचिस्तान। क्विट बलूचिस्तान पे पाकिस्तान जिस दिन आना चाहता है, बात करना चाहता है, बात करने के लिए साथी तैयार है, बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट बात इसलिए नहीं हो सकती कि पाकिस्तान एक ट्रस्टवर्दी कोई स्टेट नहीं है कि जिससे आप बात कर सकें। जैसे आप लोगों का मसला बरतानिया के साथ था, बरतानिया के साथ आपकी बातचीत किसी लेवल पे अगर हो सकती थी, तो हमारा मसला एक बरतानिया की जो एक छोड़ी हुई प्रॉक्सी थी इस खित्ते में, उसके साथ है। वो एक मुल्क कभी रहा नहीं, ना उनके पास वो ऑनर है जो एक मुल्क के पास होता है कि ये बात है, ये एजेंडा है, इस पे ये पार्टीज बैठे, वो ये बात करें, वो सिग्नेचर्स करें और उस पे अमल करें। ऐसे लोग तो वो है नहीं, ये है मैनिपुलेटर्स। तो मैनिपुलेटर्स के साथ आप अपना वक्त जाया नहीं कर सकते। जिस वक्त इंटरनेशनल जिम्मेदार मुल्क और जिम्मेदार बॉडीज नेगोशिएशंस में बैठे हैं हमारे साथ, और पाकिस्तान को ये दिया जाए कि टाइमलाइन दे दें, आप कब बलूचिस्तान से जा रहे हैं, आप कब बलूचिस्तान से अपनी फोर्सेस निकाल रहे हैं, और उसके साथ जो है पीस कीपिंग किस तरह से की जा सकती है, उस एजेंडे के ऊपर बात हो। इससे कम पे बात तो किसी से नहीं हो सकती। राइट मैम, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी थोड़ा वायलेंट एंगल जरूर लेती है, लेकिन उसका मिशन भी वही है जो आपका है। तो क्या आपका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो उसका तरीका है उससे आप इत्तेफाक रखती हैं या नहीं रखती हैं? आप पीसफुल तरीके पे चल रही हैं, या आप अपना अलग स्ट्रगल कर रही हैं, वो अलग स्ट्रगल कर रहा है, आप लेकिन मिशन एक है? आप उनको किस एंगल से सोचते हैं? देखें, जो आपने बात की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, आपकी अपनी नेशनल आर्मी मौजूद है। भारत की जो नेशनल आर्मी है, इंडियन नेशनल आर्मी, इसी तरह अमेरिकन की अपनी आर्मी है, अमेरिकन आर्मी, यूएस आर्मी, कनाडा की आर्मी है। हर मुल्क की, हर कौम की आर्मी है। सबको अपनी आर्मी के साथ जो कनेक्शन है, वो सारे बलूचों का भी अपनी आर्मियों के साथ, अपनी आर्मी के साथ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तरीक़ाकार काम का ये है कि हम पीसफुल तरीके से काम कर रहे हैं। हम डायरेक्ट किसी जंग या किसी वायलेंस में नहीं हैं, और हम दुनिया के जिन ममालिक से बात कर रहे हैं या जिन कंट्रीज से बात कर रहे हैं, वो सारे भी पीस लविंग कंट्रीज हैं। तो बात ये है कि जो
बलोच जो लड़ रहा है, तो वो उसको इस लड़ाई पर मजबूर किसने किया है? उस बलोच को हथियार उठाने पर मजबूर उसने किया है जो हथियार लेकर बलूचिस्तान आए थे। तो यहाँ पर अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है तो वो पाकिस्तान आर्मी को क्रिटिसाइज करना है कि वो अपने तोप और गोले और बम और जहाज लेकर बलूचिस्तान पे हमलावर हुए थे 27 मार्च 1948 को, और उसके बाद से आज तक बलूचिस्तान उन्होंने अपने तोपों, बमों, जहाजों, टॉर्चर सेलों, जेलों के साथ के जरिए रखा हुआ है ये ऑक्यूपेशन। तो उस पे अगर बलोच नेशन रेजिस्ट करती है तो आप उसको कोई उसको आप गलत नहीं कह सकते हैं, वो उनका तरीका है। वो हर जो रेजिस्टेंस के अपने कई तरीके होते हैं। अगर कोई उसको जंग के मुकाबले में जंग कर रहा है, डिफेंसिव है वो जंग, वो कर रहा है, वो उनका काम है। जो बलोच गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, जो आज़ाद बलूचिस्तान की हुकूमत है, वो पीसफुल तरीके पे काम करती है। हम किसी जंग का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है। हम पीसफुल तरीके से, पुरअमन तरीके से, बातचीत के ज़रिए, डिप्लोमेसी के ज़रिए, अपना जो एडवोकेसी है उसके ज़रिए अपना बलूचिस्तान का केस दुनिया के सामने पेश करते हैं। और हम पीस लविंग पीपल हैं, वी बिलीव इन पीस। राइट मैम, ये मैम आपके साथ मेरा दूसरा या तीसरा इंटरव्यू है एंड और आप बहुत क्लैरिटी से अपनी बात रखती हैं। ये थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान इन एग्जाइल। उम्मीद है कि ये शायद अभी यूएन में और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे जाकर के अपनी स्पीच देंगी और अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद हम दोबारा इनके साथ एक और इंटरव्यू करेंगे और भगवान करे तो हम इनके साथ इंटरव्यू करते जाएं अगले 20 साल तक, 30 साल तक। मैम, पहली चीज, विश यू ऑल द सक्सेस एंड विश यू अ लॉन्ग लाइफ सो दैट यू कैन सर्व योर पीपल। मैम, इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। उम्मीद है जल्दी फिर मिलेंगे। नमस्कार मैम, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।